नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं उपन्यास के उद्भव और विकास पर आधारित प्रश्नों की। लेकिन इससे पहले कि हम प्रश्नों पर बात शुरू करें, कुछ एक बातें मैं आपकी स्मृति में ताजा करना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये दोस्तों कि उपन्यास गद्य की एक ऐसी विधा है जो प्राचीन काल से संस्कृत में भी कुछ न कुछ रूप में उपन्यासिकता से युक्त रचनाएं लिखी गईं, लेकिन हिंदी में इनका विकास उस समय शुरू हुआ जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। यानी ऐसा माना जाता है कि उपन्यास विधा एक नए रूप में, एक आधुनिक रूप में, जिस तरह से अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में उपन्यास उस समय के दौर में लिखे जा रहे थे, उस समय के दौर की रचनाओं के अनुरूप हिंदी में उपन्यास लिखने की जो परंपरा है वो पहले बंगाल में शुरू हुई। बंगाल में दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा जो पूरी तरह से अंग्रेजी शैली यानी नए दृष्टिकोण से युक्त था। उसके बाद हमारे यहाँ परंपरा उपन्यासों की हिंदी में शुरू हुई, तो इस बात को आपको भूलना नहीं है। और बाकी की चर्चा हम आगे भी करेंगे। लेकिन एक और दूसरी बात कि जिस तरह से काव्य में हम आधुनिक काल के विभिन्न चरणों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग या प्रगतिवाद, इस तरह से हम पुकारते हैं, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, उस तरह से उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में हम प्रेमचंद को आधार बनाकर, क्योंकि प्रेमचंद वो साहित्यकार हैं दोस्तों, मैं बार बार कहा करती हूं आपसे, जिन्होंने इन कथा विधाओं को यानी कहानी और उपन्यास को बिल्कुल नए रूप में तो प्रस्तुत किया ही, साथ ही आम आदमी की जिंदगी से भी जोड़ा। यानी जो केवल साहित्य पहले, कथा साहित्य पहले केवल और केवल मनोरंजन की सीमा तक निर्धारित था, जिसको केवल मनोरंजन का माध्यम माना जाता था, उसे जिंदगी की अभिव्यक्ति बनाने वाले पहले साहित्यकार थे प्रेमचंद। और यही कारण है कि प्रेमचंद को आधार बनाकर, उनके युग को आधार बनाकर उपन्यास और कहानी के विकास को वर्गीकृत किया जाता है। यानी प्रारंभिक जो युग है उसको हम कहेंगे पूर्व प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग। इस तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं। इस तरह से हम क्या, विद्वानों ने इस तरह से विभाजित किया है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हिंदी का पहला अनुदित उपन्यास है। यानी आपको मैं बार बार कहती हूं कि जब भी परीक्षा में जाएं आप और प्रश्नों के उत्तर चिन्हित करें, अंकित करें, उस समय आपको एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आप देखेंगे कि पहला उपन्यास पूछा गया है तो पहला उपन्यास परीक्षा गुरु आप फटाफट से उसको चिन्हित कर देंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पहला हिंदी का उपन्यास नहीं पूछा गया है, बल्कि क्या पूछा गया है, पहला अनुदित उपन्यास, यानी सबसे पहले जिस उपन्यास का अनुवाद किया गया। तो ऑप्शंस हैं दुर्गेश नंदिनी, बी परीक्षा गुरु, सी भाग्यवती और डी पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। तो दोस्तों दुर्गेश नंदिनी, जिसकी चर्चा मैंने अभी सत्र की शुरुआत में ही की, एक ऐसा उपन्यास है जिसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने और 1865 इसका समय माना गया है। और परीक्षा गुरु जो है उसकी श्रीनिवास दास उसके लेखक हैं। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती की रचना की और पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास के उपन्यासकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी पहला अनुदित उपन्यास कौन सा है, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है, वो मराठी के उपन्यास का अनुदित रूप है, मराठी उपन्यास का अनुवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, आंसर हुआ डी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास से संबंधित निम्न मतों को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास से संबंधित।
अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है और उन विद्वानों के नामों के साथ इन उपन्यासों को सुमेलित करना है कि कौन से विद्वान ने कौन सा उपन्यास पहला माना है। तो क्योंकि ये सभी मत आपको कंठस्थ रहने चाहिए, इसलिए इस तरह का प्रश्न बनाया गया है ताकि एक ही प्रश्न में आपकी सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएं। तो उपन्यासों के नाम यहां दिए गए हैं, विद्वान यहां है। देवरानी जेठानी की कहानी, मनोहर, भाग्यवती और परीक्षा गुरु, ये 4 उपन्यासों के नाम है जो प्रमुखतः विवाद में 4 ये मत आया करते हैं। यहां विद्वान है विजय शंकर मल्ल, डॉक्टर गोपाल राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और माता प्रसाद गुप्त। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है देवरानी जेठानी की कहानी की। तो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसको हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय संभवतः आप इनके नाम से परिचित नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं जिन्होंने उपन्यास पर विशेष तौर पर शोध कार्य किया है और एक उपन्यास कोश का भी कई भागों में संपादन किया है। यहां तक कि उपन्यास के उद्भव और विकास पर विस्तृत कई खंडों में एक कृति की रचना भी इन्होंने की है, यानी उपन्यास पर इनको विशेष महारत हासिल है, विशेष इन्होंने शोध किया है। तो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसको पहला उपन्यास मानते हैं डॉक्टर गोपाल राय। मनोहर जो उपन्यास है उसको मानते हैं पहला उपन्यास माता प्रसाद गुप्त, ये भी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। भाग्यवती को मानने वाले हैं विजय शंकर मल्ल और परीक्षा गुरु को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्रम क्या रहेगा हमारा, देवरानी जेठानी यानी दूसरा नंबर पहले आएगा, फिर मनोहर को मानते हैं, फिर आएगा चौथा, फिर भाग्यवती पहला और फिर तीसरा, यानी 2 4 1 3 क्रम इस कूट में सही होना चाहिए। चलिए कूट देखते हैं। 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ सी। आगे चलते हैं। हिंदी के निम्नलिखित प्रारंभिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां उपन्यासों के नाम दिए गए हैं या उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। कौन से विद्वान किसको पहला उपन्यास हिंदी का मानते हैं, इसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। अब बात आती है कि कौन सा उपन्यास किस लेखक के द्वारा, किस उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया है, उस पर आधारित है ये प्रश्न। यहां उपन्यासों के नाम है, पहला उपन्यास है भाग्यवती, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है मनोहर और चौथा है देवरानी जेठानी की कहानी। और इन्हीं 4 उपन्यासों पर आधारित अलग अलग मतों का प्रतिपादन किया है विद्वानों ने, जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रश्न में की। तो भाग्यवती, सबसे पहले भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी, यानी पहला आएगा 3। उसके बाद दूसरा है परीक्षा गुरु, आप सभी जानते होंगे कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं श्रीनिवास दास, यानी उसके बाद आएगा 4। फिर तीसरा उपन्यास है मनोहर, मनोहर की रचना की सदानंद मिश्र और शंभुनाथ ने, यानी फिर आएगा 1। और देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त और फिर आएगा 2। यानी कूट में सही विकल्प होना चाहिए 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2। चलिए कूट देखते हैं। 3 4 1 2 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, 3 4 1 2। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यानी प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद जब आए उपन्यास जगत में, साहित्य जगत में, तब उससे पहले किस प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे, उनसे संबंधित प्रश्न है। और इनमें से एक विशेषता ऐसी है जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की नहीं है, उसी को हमें चिन्हित करना है। तो सबसे पहला विकल्प है मौलिक उपन्यास लेखन और अनुदित उपन्यासों का अभाव, बी उपदेशात्मकता और सुधारवादी दृष्टिकोण, सी जासूसी और तिलस्मी उपन्यास लेखन और डी कल्पना एवं मनोरंजन की प्रधानता। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद से पहले के युग की, यानी 1900 से 1916 के बीच जो प्रारंभिक रूप चल रहा था उपन्यासों का हिंदी में, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि उनका स्वरूप कैसा था, किस प्रकार के उपन्यास इस युग में लिखे जाते थे। तो दोस्तों मैंने अभी सत्र के शुरू में ही चर्चा की कि प्रारंभ में कथा साहित्य यानी उपन्यास
का जो उद्देश्य था लेखन का वो था कल्पना और मनोरंजन। यानी ये तो बात बिल्कुल सही है कि कल ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे थे प्रेमचंद पूर्व युग में जिनका उद्देश्य कल्पनाशीलता जिन पर आधारित थे जो, और जिनमें मनोरंजन की प्रधानता थी। यानी उनके लेखन का उद्देश्य था पाठकों का मनोरंजन करना। जासूसी और तिलस्मी उपन्यास लेखन ये भी प्रेमचंद पूर्व युग में रहा। देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, ये सब प्रमुख ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने जासूसी और तिलस्मी उपन्यास लिखे। अब उपदेशात्मकता और सुधारवादी दृष्टिकोण की भी यहां पर प्रधानता रही, क्योंकि उपदेशों के माध्यम से निस्सहाय हिंदू जैसा उपन्यास लिखा गया जिसमें सुधारवादी दृष्टिकोण था। लज्जाराम मेहता ने अनेक उपन्यास ऐसे लिखे जिनमें समस्याओं को उद्घाटित किया गया था मध्यवर्गीय जीवन की, और उनके जरिए उपदेशों को महत्व दिया गया था। तो यानी ये तीनों बिंदु सही हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मौलिक उपन्यास तो लिखे गए इस युग में, लेकिन यह कथन कह रहा है कि अनुदित उपन्यासों का अभाव रहा, जबकि यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय मौलिक उपन्यास कम लिखे गए, अनुदित उपन्यासों की ही यहां प्रधानता प्रमुख रूप से रही। तो यानी यह असंगत कथन है, यह गलत कथन है, यह प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है निस्सहाय हिंदू किशोरीलाल गोस्वामी, यानी ये उपन्यास है और ये इनके रचनाकार हैं। अधखिला फूल हरिऔध, धूर्त रसिक लाल लज्जाराम मेहता और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। निस्सहाय हिंदू किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। और अधखिला फूल हरिऔध का है, जिसमें बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों की चर्चा की गई है। धूर्त रसिक लाल लज्जाराम मेहता का है, जिन्होंने मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं के आधार पर उपदेश दिए समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। चंद्रकांता एक तिलस्मी और अय्यारी प्रधान उपन्यास है जो देवकी नंदन खत्री ने लिखा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जासूसी और तिलस्मी उपन्यासकार नहीं है? यानी 4 विकल्प दिए गए हैं और हमको यह पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा उपन्यासकार ऐसा है जिसने जासूसी और तिलस्मी उपन्यास नहीं लिखे। बाबू देवकी नंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल जासूसी और तिलस्मी उपन्यासकार हैं। गोपाल राम गहमरी ये तिलस्मी और अय्यारी के जनक हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, तो ये भी इनसे संबंधित है। दुर्गा प्रसाद खत्री भी तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास और जासूसी उपन्यास लेखन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लज्जाराम मेहता जासूसी और तिलस्मी उपन्यासकार नहीं है। इन्होंने, मैंने एक बार फिर चर्चा करती हूं, मध्यवर्गीय समस्याओं को उद्घाटित किया उपन्यासों में और उनके माध्यम से उपदेश दिए, यानी आदर्श की स्थापना करने की कोशिश की अपने उपन्यासों के माध्यम से। तो लज्जाराम मेहता इस विकल्प, इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसका आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों और उसकी विषय वस्तु से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? प्रेमचंद दोस्तों, अभी तक हम पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। अब हम प्रेमचंद युग के उपन्यासों पर आ गए हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद वो उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यासों की विषय वस्तु को आम आदमी की जिंदगी से जोड़ा, जीवन के यथार्थ से जोड़ा, जीवन की समस्याओं से जोड़ा। यानी अब वो युग प्रारंभ हो गया जबकि उपन्यास लेखन का उद्देश्य मनोरंजन और काल्पनिकता नहीं था। तो अब ये उपन्यास हैं कुछ प्रमुख प्रेमचंद के, जिनकी विषय वस्तु के विषय में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अक्सर इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो पहला उपन्यास है निर्मला और उसकी विषय वस्तु के बारे में कहा गया है कि दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। गबन और उसकी विषय वस्तु है स्त्रियों के आभूषण प्रेम की समस्या। तीसरा है कर्मभूमि, एक संघर्षशील अध्यापक के जीवन का मार्मिक चित्रण।
और चौथा है गोदान, ग्रामीण जीवन विशेषकर कृषकों के जीवन की समस्याओं का चित्रण। तो दोस्तों निर्मला उनका जो उपन्यास है वो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की प्रथा का चित्रण करता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्मला का विवाह अपने पिता की उम्र के एक व्यक्ति से संपन्न होता है और उसी के जो परिणाम होते हैं, जो दुष्परिणाम होते हैं, उनकी चर्चा प्रेमचंद ने यहां की है। यानी यह विकल्प पूरी तरह से सही है। गबन प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के आभूषण प्रेम की समस्या को बताया गया है। यानी यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी नायिका जालपा इतनी अधिक आभूषणों से प्रेम करती है कि उस आभूषण प्रेम को लेकर उसके पति को अपने दफ्तर में गबन तक करना पड़ता है और उसी घटना पर आधारित है इसका शीर्षक गबन। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। कर्मभूमि तीसरा उपन्यास एक संघर्षशील अध्यापक के जीवन का मार्मिक चित्रण। यह कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कर्मभूमि प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। वहां कहीं भी एक संघर्षशील अध्यापक की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और उसकी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में इस उपन्यास की रचना की गई है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और गोदान के विषय में तो आप सभी जानते हैं, इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि ग्रामीण जीवन विशेषकर कृषकों के जीवन की समस्याओं का चित्रण करने वाला उपन्यास है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर सी। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा ने प्रमुखतः किस प्रकार के उपन्यास लिखे? उपदेशात्मक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक। दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं और किस प्रकार के उन्होंने उपन्यास लिखे इसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहां बताया गया है कि उपदेशात्मक उपन्यास लिखे इन्होंने, ऐतिहासिक लिखे, सामाजिक लिखे या राजनीतिक लिखे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, ऐसे न जाने कितने, महारानी दुर्गावती, ऐसे न जाने कितने उपन्यास हैं जिनको वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया है। यानी ऐतिहासिक तथ्यों को सुरक्षित रखते हुए एक नई रूप में उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रेमचंदोत्तर युग में किस प्रकार के उपन्यास नहीं लिखे गए? अब हम प्रेमचंदोत्तर युग पर आ गए हैं। प्रेमचंदोत्तर युग का मतलब है 1936 के बाद का युग। तो 1936 के बाद का युग यानी जब कविता में प्रगतिवाद चल रहा था, तब प्रेमचंदोत्तर युग गद्य में यानी कथा और उपन्यास में चल रहा था। यह बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। यानी जब कविता प्रगतिवाद से, मार्क्सवाद से प्रभावित थी, तो गद्य पर भी उसका ही प्रभाव रहा होगा। लेकिन उपन्यासों की खास बात यह है दोस्तों कि ये केवल मार्क्सवाद या प्रगतिवादी विचारधारा पर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अन्य अनेक प्रकार की विचारधाराएं भी यहां अभिव्यक्त की गईं। तो प्रेमचंदोत्तर युग में किस प्रकार के उपन्यास नहीं लिखे गए, इसका हमको चयन करना है। पहला है मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा है स्त्री विमर्श के उपन्यास, तीसरा है आंचलिक उपन्यास और चौथा है आदर्शवादी उपन्यास। तो दोस्तों प्रेमचंदोत्तर युग की खास बात यह है कि यहां पर जो उपन्यासों की विषय वस्तु है वो अपने विविध रूपों में सामने आई, विस्तृत हो गई विषय वस्तु। तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास यहां लिखे गए। जैनेन्द्र जैसे महान कथाकार इसी युग में हुए जिन्होंने अनेक ऐसे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे। अज्ञेय के उपन्यासों में भी मनोविश्लेषणात्मकता हमें दिखाई देती है। तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास का लिखने का मतलब यह होता है कि जब पात्रों के चरित्र, उनकी मन की ग्रंथियों, उनकी कुंठाओं का बारीकी से उपन्यासकार चित्रण करता है तो उसे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कहते हैं। अब स्त्री विमर्श के उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में बिल्कुल लिखे गए। स्त्री विमर्श के उपन्यास, स्त्री विमर्श के उपन्यासों से मतलब क्या है? जब स्त्रियों के जीवन की समस्याओं को केंद्र में बनाकर रखकर उपन्यास लिखे जाते हैं तो वो स्त्री विमर्श के उपन्यास कहलाते हैं। ये भी लिखे गए। आंचलिक उपन्यास, ये भी लिखे गए। आंचलिक उपन्यासों की विशेषता क्या होती है? जब किसी भी उपन्यास में किसी अंचल विशेष यानी किसी ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां के लोकगीत, वहां की किंवदंतियां यानी जो लोक प्रचलित
कथाएं हैं उनको आधार बनाकर जब कोई भी उपन्यासकार उपन्यास लिखता है तो वो उपन्यास कहलाते हैं आंचलिक उपन्यास। यानी प्रेमचंदोत्तर युग में आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए। और आपको यह ध्यान रखना है कि आंचलिक उपन्यास के जो जनक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने 1954 में मैला आंचल लिखकर आंचलिक उपन्यासों की इस परंपरा का सूत्रपात किया। यानी आदर्शवादी उपन्यास यहां नहीं लिखे गए। तो एक छोटा सा अनुमान लगाने की बात है कि जब प्रेमचंदोत्तर युग से पहले यानी प्रेमचंद युग में ही प्रेमचंद ने उपन्यास यानी कथा साहित्य को जीवन के यथार्थ से जोड़ दिया, तो आदर्शवाद का तो प्रश्न प्रेमचंदोत्तर युग में उठता ही नहीं है। तो इस तरह के उपन्यास यहां नहीं लिखे गए। तो आंसर हुआ हमारा डी। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणात्मक, स्त्री विमर्श, आंचलिक उपन्यास, ये इस प्रकार के उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में लिखे गए। इसमें दलित विमर्श के उपन्यास भी लिखे गए, प्रयोगशील उपन्यास भी लिखे गए, प्रगतिवादी उपन्यास भी लिखे गए जिनमें साम्यवादी विचारधाराएं थी, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास भी लिखे गए, और इसके अलावा बहुत सारे और विषयों को आधार बनाकर भी उपन्यास लिखे गए। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेमचंद युग में जितना सीमित था फलक जीवन के यथार्थ तक, वो और अधिक विस्तृत होकर इतने क्षेत्रों में उपन्यास विधा का विकास हुआ। तो आगे चलते हैं। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है, ये तो मैंने पिछले प्रश्न में ही दे दिया उत्तर। ए प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी राही मासूम रजा और डी शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में मैला आंचल उपन्यास की रचना की, और ये जो मैला आंचल है ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। शिव प्रसाद सिंह भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, लेकिन वे सूत्रधार यानी जनक नहीं हैं। किसके? आंचलिक उपन्यासों की परंपरा के जनक नहीं है। प्रेमचंद ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे ये आप सभी जानते हैं। राही मासूम रजा ने प्रगतिशील और प्रयोगशील उपन्यास लिखे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में स्त्री उपेक्षिता की रचना कर स्त्री विमर्श को एक नई दिशा देने वाली उपन्यासकार हैं। ए प्रभा खेतान, बी कृष्णा सोबती, सी मृदुला गर्ग और डी अमृता प्रीतम। पहली बात तो ये दोस्तों कि ये चारों जो लेखिकाएं हैं ये स्त्रियों के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमको वो लेखिका का चयन करना है अपने उत्तर के रूप में जिन्होंने स्त्री उपेक्षिता नामक पुस्तक की रचना की और स्त्री विमर्श को हिंदी साहित्य में एक नई दिशा देने की कोशिश की। तो उनका नाम है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान मूल रूप से एक व्यावसायिक थी, यानी चमड़े का व्यापार करने वाली थी, लेकिन इन्होंने स्त्रियों के जीवन को बहुत निकट से देखा और यही कारण है कि इन्होंने इस पुस्तक की 2 भागों में रचना की और इसका रचना काल है 1990। और ये जो पुस्तक है ये उनकी मौलिक पुस्तक नहीं है। पहली बात, ये पुस्तक है एक फ्रांसीसी लेखिका हैं उनका नाम है सिमोन डी बोवार। इन्होंने एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद पुस्तक लिखी जिसका नाम है द सेकंड सेक्स, और इसमें महिलाओं की समस्या को उठाया और इसी का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता नाम की पुस्तक लिखकर 2 भागों में। इसलिए इन सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि स्त्री विमर्श से आधारित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, क्योंकि यहीं से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत है? इस तरह के प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ए मृदुला गर्ग कठगुलाब, बी मैत्रेयी पुष्पा इदन्नमम, सी मंजुल भगत मिलजुल मन और डी चित्रा मुदगल आमा। तो दोस्तों
कठगुलाब जो उपन्यास है मृदुला गर्ग का है, बिल्कुल सही है। मैत्रेयी पुष्पा का इदन्नमम है, ये भी बिल्कुल सही है। मंजुल भगत का मिलजुल मन, ये विकल्प गलत है क्योंकि मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग का और इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और चित्रा मुद्गल का आवा बिल्कुल सही है, यानी असंगत विकल्प है मंजुल भगत का मिलजुल मन, क्योंकि ये उपन्यास उनका नहीं है। इन्होंने अनारो जैसे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, इस दलित विमर्श के निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि प्रेमचंदोत्तर युग में दो विमर्श खास तौर से सामने आए हमारे। एक तो स्त्री विमर्श जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं और एक दूसरा है दलित विमर्श। और आजकल किन्नर विमर्श भी बहुत अधिक चर्चा में है हिंदी साहित्य जगत में, लेकिन अभी हम बात करेंगे दलित विमर्श की। तो यहां उपन्यासों के नाम है, यहां उपन्यासकार है जूठन, छप्पर, जख्म हमारे, जस्तस भई सबेर, ये 4 उपन्यास हैं और इनके उपन्यासकार हमको छांटने हैं। मोहनदास नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सत्य प्रकाश या जयप्रकाश करदम। तो दोस्तों जूठन जो उपन्यास है वो उसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। छप्पर उपन्यास किसकी रचना है? जयप्रकाश करदम की। जख्म हमारे रचना है मोहनदास नैमिषराय की। और जस्तस भई सबेर ये है सत्य प्रकाश की कृति। यानी क्रम क्या रहेगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी दूसरा, छप्पर चौथा और जख्म हमारे पहला और फिर तीसरा। 2 4 1 3 कूट में विकल्प होना चाहिए क्योंकि यही सही विकल्प है। 2 4 1 3 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैयादास की माणी, तमस, नीलू नीलिमा नीलोफर या कड़ियां। दोस्तों पहली बात आपको ध्यान में यह रखनी है कि भीष्म साहनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और ये चारों उपन्यास उनके द्वारा रचित हैं। यानी आपको इन्हें अपनी स्मृति में एकदम अच्छी तरह बिठा लेना है, क्योंकि कभी भी इस तरह का प्रश्न आ सकता है भीष्म साहनी पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। तो आपको इन कृतियों के नाम याद होने चाहिए। अब प्रश्न है कि कौन से उनके उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो उपन्यास है दोस्तों तमस। 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? ए गोस्वामी तुलसीदास, बी सूरदास, सी महर्षि वाल्मीकि या डी मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। अमृतलाल नागर। और अमृतलाल नागर ने अनेक महत्वपूर्ण जीवनी परक उपन्यास लिखे। जीवनी परक उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास कौन से होते हैं? जो किसी महान व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर उपन्यास के शिल्प में प्रस्तुत किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो जीवनी परक उपन्यास होते हैं। अमृतलाल नागर का मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। दूसरी बात, दूसरा उन्होंने एक जो उपन्यास लिखा है उसका नाम है खंजन नयन, और यह भी एक जीवनी परक उपन्यास है और यह आधारित है सूरदास के जीवन पर। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। इनका एक तीसरा चर्चित उपन्यास और है अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, जो हरिजनों के जीवन पर आधारित है। जो मेहतर जाति के लोग होते हैं उनके जीवन की समस्याओं पर आधारित उपन्यास है। ये 3 उपन्यास उनके विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनकी विषय वस्तु आपको अच्छी तरह से ज्ञात होनी चाहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? यह भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको घबराने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है, पहली बात आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि किस उपन्यास का लेखक कौन है, और जो प्रमुख उपन्यास है उनके लेखकों और हो सके तो उनके प्रकाशन वर्ष का को कंठस्थ कीजिए। यदि कहीं भूल भी जाएं तो अपनी तीसरी बुद्धि यानी
उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। आप ये अनुमान लगाइए कि ये उपन्यास इस व्यक्ति का है और ये उपन्यासकार कौन से युग का है, और युग के आधार पर उसका निर्णय कीजिए। तो घबराने की इस तरह के प्रश्नों से कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए है सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु। बी है कंकाल, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। सी परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी। और डी परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी और सूरज का सातवां घोड़ा। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जहां पे परीक्षा गुरु जिस विकल्प में होगा सबसे पहले उसी को चयन करना होगा। तो ये दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, अब ये दो बचे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंकाल किसका उपन्यास है। कंकाल है जयशंकर प्रसाद का। शेखर एक जीवनी है अज्ञेय का, और सूरज का सातवां घोड़ा है धर्मवीर भारती का। परीक्षा गुरु का समय है 1882, हम सभी बहुत बार चर्चा कर चुके। कंकाल लिखा गया 1929 जयशंकर प्रसाद ने। शेखर एक जीवनी का समय दो खंडों में है, शेखर एक जीवनी 1941 और 1944, और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की रचना है। तो यानी ये क्रम इसका बिल्कुल सही काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी और अंतराल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। झूठा सच सांप्रदायिक दंगों और जो तनाव हुआ था आजादी के समय में उस पर आधारित, देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, और यह उपन्यास है यशपाल का, और यह भी दो भागों में लिखा गया है। आपको यह ध्यान रखना है। अमृत और विष उपन्यास है अमृतलाल नागर का। अपने अपने अजनबी के लेखक हैं अज्ञेय, और अंतराल है मोहन राकेश का। प्रेम संबंधों में दूरियों का चित्रण करता है अंतराल। महानगरीय जीवन में जो दूरियां आ जाती हैं, जो अजनबीपन व्याप्त हो जाता है, वो है अपने अपने अजनबी। अस्तित्ववादी एक उपन्यास है, और झूठा सच के विषय में मैं बता ही गई हूं। और अमृत और विष जीवन की विषम परिस्थितियों को लेकर प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास है तमस, पीली आंधी, अंधेरे बंद कमरे, नीला चांद, और उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी और प्रभा खेतान। तो दोस्तों अभी हम तमस की तो काफी चर्चा कर चुके हैं, तो आपको ध्यान में होगा तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी, यानी पहले आएगा 4। पीली आंधी स्त्री उपेक्षिता की लेखिका, छिन्नमस्ता की लेखिका, अग्नि संभवा की लेखिका प्रभा खेतान की कृति है, उनका उपन्यास है, यानी 4 के बाद आएगा 5। अंधेरे बंद कमरे जिन्होंने अंतराल लिखा, यानी मोहन राकेश की कहानी, मोहन राकेश का उपन्यास है, तो इसके बाद होगा 2। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो 3, यानी विकल्प कूट में सही विकल्प होना चाहिए 4, 5, 2 और 3। 4, 5, 2 और 3, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल और भूले बिसरे चित्र। दिल्ली का दलाल दोस्तों पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, और ये किस युग का है? ये प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों में आता है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। अंतराल मोहन राकेश का है, एक प्रश्न में और इसकी चर्चा हो चुकी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। तो कूट में क्रम क्या होना चाहिए? दिल्ली का दलाल यानी 4, गुनाहों का देवता यानी 5, अंतराल यानी 1 और भूले बिसरे चित्र 3। 4, 5, 1, 3 सही उत्तर होना चाहिए। कूट देखते हैं।
4 5 1 3 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी, 55 खंबे लाल दीवारें, आवा और बेघर। आपका बंटी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी जिन्होंने महाभोज की रचना की। आपका बंटी एक बालक के मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसकी जो मनस्थिति है उसका चित्रण करने वाला बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है मन्नू भंडारी का आपका बंटी। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास है उषा प्रियमवदा का। आवा उपन्यास है चित्रा मुदगल का। और बेघर उपन्यास है ममता कालिया का। यानी क्रम क्या होना चाहिए? 2 1 4 और 3। 2 1 4 3 कूट में सही उत्तर होना चाहिए। 2 1 4 3 बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2 1 4 3 आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी यहां ये प्रेमचंद के हैं सारे उपन्यास और यहां उनके प्रकाशन वर्ष हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। सेवा सदन, गबन, रंगभूमि और कायाकल्प। और यहां है 1931, 1918, 1926 और 1925। तो दोस्तों सेवा सदन उनकी जो कृति है वो है 1918 की। गबन है 1931 का। रंगभूमि है 1925 की। और कायाकल्प है 1926। कहीं कहीं ये 1928 भी लिखा हुआ मिलता है। तो अब इसका क्या कूट होना चाहिए? सेवा सदन यानी 2, गबन यानी 1, रंगभूमि यानी 4 और कायाकल्प यानी 3। 2 1 4 3 सही विकल्प होना चाहिए। 2 1 4 3 यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां उपन्यासकारों के नाम है और यहां उपन्यासों के नाम है। वृंदावन लाल वर्मा जिनकी चर्चा हमने एक प्रश्न में की कि इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चतुरसेन शास्त्री और भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा ने क्योंकि कैसे उपन्यास लिखे? ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। तो वृंदावन लाल वर्मा की कृति है गढ़ कोढार। निराला की कृति है अप्सरा। चतुरसेन शास्त्री की कृति है हृदय की परख। और भगवती चरण वर्मा की कृति है चित्रलेखा। यानी वृंदावन लाल वर्मा यानी 4, निराला यानी 1, चतुरसेन शास्त्री यानी 2, 4 1 2 और 3। 4 1 2 3 सही उत्तर होना चाहिए। कूट देखते हैं। 4 1 2 3 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है? शेष कादंबरी, कही ईसुरी फाग, चाक और झूला नट। दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा स्त्री विमर्श पर लिखने वाली एक बहुत ही उल्लेखनीय उपन्यासकार है। तो उनकी कृतियों पर यह प्रश्न पूछा गया है। अक्सर इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेष कादंबरी ए इनकी कृति नहीं है। यह शेष कादंबरी स्त्री विमर्श की एक अन्य उपन्यासकार हैं अलका सरावगी, उनकी रचना है। शेष तीनों रचनाएं मैत्रेयी पुष्पा की हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि हर सत्र की तरह ये सत्र भी आपको बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा और आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो मूल अवधारणाएं हैं उपन्यास के उद्भव और विकास को लेकर, वो और अधिक स्पष्ट हो गई होंगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।